मैं सरवर साहब आपसे सबसे पहले समझना चाहता हूं, कल जज ने भी ये बात कही कि एक माहौल बनाया जा रहा है, भय का माहौल बनाया जा रहा है। अगर अदालती कार्रवाई शुरुआत में जो होनी थी उसको होने दिया जाता, उसमें इस तरह का व्यवधान पैदा नहीं किया जाता, तो इतना जो हंगामा बरपा है वो होता ही नहीं। जी, आपने बिल्कुल सही कहा है ये बात। देखिए, ये मामला काशी का है। जैसे इससे पहले मामला अयोध्या का था, उसे राष्ट्रीय बनाया गया और उसका खामियाजा पूरे भारत के लोगों ने भुगता भी। ऐसा नहीं कि वो इतनी आसानी से हल हो गया। हालांकि उच्चतम न्यायालय के आदेश के बाद उसे समाप्त मान लिया गया, लेकिन इन 70 वर्षों में अयोध्या के नाम पर देश ने बहुत कुछ झेला। जबकि उस समय जब ये डिस्प्यूट हुआ था तो स्थानीय स्तर पर इसका हल निकाला जा सकता था। आज फिर काशी में ये मामला हुआ है। वाराणसी में एक से एक बड़े बड़े विद्वान हैं, मुस्लिम स्कॉलर्स भी हैं, बुद्धिजीवी भी हैं, बड़े उलमा भी हैं, बड़े लॉयर्स भी हैं, लेकिन उसके बावजूद अगर इसको सही हैंडल नहीं किया गया, अब ये मसला भी लगभग राष्ट्रीय बनता दिख रहा है, क्योंकि जितने भी राष्ट्रीय लीडर हैं मुसलमानों नहीं, तो इसमें गलती आप किसकी मानते हैं? अदालत में लोकल लेवल पे लोग गए, अदालत ने एक डिसीजन दिया, उसमें जाके पिछले 2 बार सर्वे की अटेम्प्ट को रोका गया, वहां पर बड़ी तादाद में लोगों को इकट्ठा किया गया। अगर देश कानून से चलेगा, अगर इस तरह से रुकावट पैदा की जाएगी तो फिर तो मामला बढ़ता ही है ना। तो कहीं ना कहीं आप मानते हैं कि जो मस्जिद का पक्ष है उसको शायद शुरुआत में ही ये पूरा ऑर्डर करवा देना चाहिए था, इतना हंगामा नहीं होता, इतने बड़े लेवल पे इसका पॉलिटिकल इस्तेमाल नहीं हो पाता। आज देखिए, आप बता रहे हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी वाराणसी में है। मैं कहता हूं मस्जिद पक्ष के लोगों को यदि कोर्ट के किसी आदेश से असहमति थी तो इसके भी रास्ते लीगल थे, और फिर अगर कुछ और मामला लग रहा था पॉलिटिकल, तो एक डेलीगेशन जो है चीफ मिनिस्टर से मिलना भी चाहिए था। रास्ते अनेकों थे और आज भी रास्ते अनेकों हैं, लेकिन दुर्भाग्य से इस देश में ध्रुवीकरण की राजनीति करने वाले लोगों का एक गिरोह है जो बात बात पर हिंदू मुसलमान का माहौल बनाकर देश में दूसरे जो और ज्वलंत मुद्दे हैं। इसके पहले भी आपकी मेरी चर्चा हुई इस बारे में। एक बात समझ में नहीं आती, जब पिछले शुक्रवार को जब पूरा सर्वे का कार्य होना था, इस बीच अचानक से भीड़ निकलती है, वहां पर अचानक से लोग प्रदर्शन करने लग जाते हैं, नारेबाजी करने लग जाते हैं, तब आखिर किसी तरह से रोक क्यों नहीं की गई? अब अगर आप इस बात को लेकर कह रहे हैं कि उन्होंने गलत किया, आपके और भी साथी होंगे, क्या उन्होंने सेम विचारधारा वाले, उन्होंने नहीं समझा इस बात को कि वाकई में आप क्या परिस्थिति, आपको लग रहा है कि हाँ ठीक है, कोर्ट का ऑर्डर आ गया है, उसके बाद में तो फिर आपको ये बदलना ही पड़ेगा। आचार्य विक्रमादित्य जी, ये खुद अगर सरवर जी मानते हैं, इस्लामिक स्कॉलर हैं, वो मान रहे हैं कि पिछले काफी समय से ध्रुवीकरण की राजनीति के चलते ज्ञानवापी का विवाद नहीं सुलझाया गया, जो पहले सुलझाया जा सकता था, वो इस बात को स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन ये जो टाइमिंग है ये थोड़ी सी अलग है। नहीं, टाइमिंग क्या है? लगातार विवाद चल रहा है। विवाद कब से बंद हुआ मुझे बताइए। 1995 के अंदर हम विवाद में कोर्ट में चले गए, जिस प्रकार से एसपी गवर्नमेंट ने, बीएसपी गवर्नमेंट ने वहां पर रोक लगाई। उसके बाद 96 की अप्रैल के 96 मई के अंदर दोबारा सर्वे कराने का प्रयास किया गया सरकारी ऑर्डर से। उसके बाद भी 500 लोग इकट्ठे हो जाते हैं, और वही पिछले शुक्रवार को हुआ कि वहां जबरदस्ती लोग इकट्ठे हो गए। तो ये चाहते ही नहीं है कि कोई कॉम्प्रोमाइज निकले। इनमें से कुछ लोग ऐसे हैं, सरवर साहब यहाँ जो बोल रहे हैं, इसका वास्तविकता ये है कि यहाँ कुछ लोग ऐसे बैठे हैं कि जो सामने वाले विवादी पक्ष है वो जबरदस्ती इसको तूल देना चाहते हैं। इनका कोई औचित्य नहीं, इनके पास कोई कागज नहीं है उस जमीन के। मैं कहता हूं कि कब्जा है, नाजायज कब्जा है, और कब्जेबाजों को वास्तविक तौर पे जबरदस्ती कब्जा करने में मजा आता है। और इनके पास एक कागज दिखा दे कि मालिकाना हक का एक कागज हो, इनके पास एक कागज नहीं है मालिकाना हक का, और लगातार ये ना पेश कर पाएंगे कोई कागज कि कब्जे में बैठे। आचार्य विक्रमादित्य जी, आप लगातार ये बात कह रहे हैं, इनके पास ऐसा नहीं है, उनके पास वैसा नहीं है, लेकिन ये आपको भी पता है ये मुकदमा अभी मालिकाना हक का नहीं है,
ये आप भी जानते हैं। और दूसरा, कहीं ना कहीं प्रशासन की गलती नहीं है। अगर कोर्ट का ऑर्डर है तो प्रशासन ने क्यों नहीं उठा के लोगों को बंद कर दिया, अगर वहां पे कोई विकेट डाल रहा है तो? ये सवाल आप यही चाहते थे कि वहाँ प्रशासन डंडा चलाए, छाती पीटे, यही चाहते थे। प्रशासन ने सरवर साहब रुक जाइए, सरवर साहब रुक जाइए, किया है। सरवर साहब रुक जाइए, उन्हें जवाब देने दीजिए, आने वाले टाइम में उनको जवाब देने दीजिए। एक एक करके बात करेंगे तो ही बात समझ में आएगी। लेकिन ये उस दिन चाहते थे कि मस्जिद के अंदर जो परिसर है वहाँ पर लठबाजी चले और वहाँ खून बहे, लेकिन सरकार ने, प्रशासन ने बहुत बुद्धिमानी से काम किया उस दिन वहाँ पर। और कोई टाइम लीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं, हम टाइम लेने को तैयार है, लेकिन हम चाहते हैं कि सत्य सामने आए। और जो वहाँ सर्वे हो रहा है वो सर्वे अब देखिए 3 दिन 4 दिन की बात है, बकरे की रानी कितनी दिन खैर मना लेगी, वो साफ साफ सामने आने वाली बातें हैं। चलिए, जो होना है उसमें कानूनी प्रक्रिया भी बहुत लंबी है। और भूले ना कि अभी भी जो 1991 का जो वर्शिप एक्ट है वो अभी भी लागू है, तो कहीं ना कहीं बात जाके फंसेगी वहीं पर। आप दोनों हमारे साथ बने रहिए। ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त आ रही है। बताया ये जा रहा है कि कुल मिला के आज जुमे की नमाज से पहले जो मुस्लिम पक्ष है वहां पे अधिकारी जो हैं वाराणसी के, वो वहां पर बातचीत कर रहे हैं, तैयारियां की जा रही हैं। और साथ ही साथ पुलिस प्रशासन लोगों के साथ जो मस्जिद पक्ष के लोग हैं उनके साथ एक अहम बैठक भी कर रहा है। इस बैठक में प्रशासन के अधिकारी मौजूद हैं, मस्जिद कमेटी के लोग मौजूद हैं। कोशिश अब ये की जा रही है, कल जिस तरीके से प्रशासन को भी बड़ी कड़ी टिप्पणी झेलनी पड़ी इसमें कि वो पूरे इस ऑर्डर को इम्प्लीमेंट कराने में नाकाम रहे, सीरियस नहीं दिखाई पड़ रहे हैं, उसमें अब लग ये रहा है कि प्रशासन पूरी कोशिश कर रहा है कि दोबारा 17 तारीख को कोर्ट में किसी तरह की किरकिरी ना हो और ऑर्डर का पूरा कार्यान्वयन किया जाए। आशुतोष, कल काफी सख्त शब्द कहे गए थे प्रशासन के रवैये के ऊपर भी। अब पूरी कोशिश हो रही है कि शांति से, बिना किसी व्यवस्था को भंग करे, सब लोगों को साथ बैठाकर उनको बता दिया जाए कि ये ऑर्डर अब पूरी तरीके से कार्यान्वित किया जाएगा। बिल्कुल, कोर्ट ने जो फटकार लगाई है उसी का ये असर है कि कल शाम से ही जो बैठक का दौर है वो लगातार जारी है। कल रात में भी एक जिला प्रशासन और पक्षकारों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक हुई और आज इसके बाद एक बार फिर से वो बैठक का दौर शुरू है। और अभी इस वक्त हम वाराणसी जोन के जो दफ्तर है वहाँ उसके बाहर मौजूद है और यहाँ पर जो पुलिस अधिकारियों का अब से जमावड़ा लग चुका है। अभी कुछ देर पहले जो रेड जोन में जो CRPF जो तैनात होती है उसके कमांडेंट आए हैं, इसके साथ साथ CP भी मौजूद हैं। इसके साथ ही जो मुस्लिम पक्षकार हैं उनके जो मस्जिद कमेटी के लोग हैं और मुस्लिम पक्षकार के जो वकील हैं वो लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं। कहा यह जा रहा है कि अब से कुछ देर बाद जो हिंदू पक्ष से जुड़े हुए लोग हैं उन्हें भी यहाँ पर बुलाया गया है। तो निश्चित तौर पे कल जो सर्वे की कार्रवाई है उसमें किसी तरह की बाधा ना उत्पन्न हो, किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो, परेशानी ना हो। अगर कोई मसला है भी तो उसे मिल बैठकर पहले ही सुलझा लिया जाए ताकि जब सर्वे की कार्रवाई शुरू हो तो उसमें किसी तरह की कोई कन्फ्यूजन न रहे। और इसी को लेकर अब जो बैठकों का जो दौर है वो लगातार चल रहा है। इसके पहले हमने देखा था कि जब पिछली बार जब सर्वे को लेकर जब शुरुआत हुई थी उस दौरान उसके पहले कोई बैठक नहीं हुई थी, इस तरह की कोई चीज़ नहीं हुई थी कि जिससे कि सर्वे को लेकर आराम से सर्वे को कराया जा सकता है। हमने CP से भी बात करने की पिछली बार कोशिश की थी। इसके और आशुतोष, बगैर किसी बैठक के पिछले जुम्मे में हमने देखा था किस तरह से लोगों की संख्या इतनी ज्यादा उमड़ पड़ी सिर्फ नमाज अदा करने के लिए। वहाँ के लोग भी मानते हैं कि आज तक इतनी भीड़ इकट्ठी नहीं हुई थी जिस दिन सर्वे वाले दिन भीड़ इकट्ठी हुई। इस समय हमारे साथ में हिंदू धर्मगुरु आचार्य शैलेश तिवारी जी हमारे साथ में हैं। आचार्य जी, भले ही अभी इस समय जो मुस्लिम पक्षकार हैं प्रशासन के साथ में बैठक करें, प्रशासन उन्हें ऑर्डर के बारे में बताएं, आगे सर्वे को लेकर जो भी चर्चा हो, लेकिन जब असदुद्दीन ओवैसी जैसे किसी पार्टी के बड़े नेता, मुस्लिम बड़े चेहरे अगर ये बात कहते हैं कि भाई एक हमारी मस्जिद जा चुकी है दूसरी नहीं जाने देंगे, तो ये किस तरह का मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए, असदुद्दीन ओवैसी जो है वह व्यक्ति इस देश में आग लगाने का काम करते हैं, वह मुस्लिम समुदाय को भड़काने का काम करते हैं। मुस्लिम समुदाय नहीं चाहता है कि इस देश में अशांति फैले, लेकिन उनको राजनीतिक रोटियां सेकनी है, इसलिए वह इस तरह के जो घटनाएं हैं इस तरह के बोलते हैं जिससे देश में अस्थिरता पैदा होती है। और मुस्लिम समाज से जो गुलाम जी हैं यहाँ पर, भाई गुलाम शरबत जो है सामने जो मुस्लिम धर्मगुरु हैं, इनका कहना था कि राष्ट्रीय मुद्दा नहीं है। तो राष्ट्रीय मुद्दा होता क्या है? ये तो राष्ट्रीय मुद्दा नहीं, पूरे विश्व का मुद्दा है। हवा में शुरात पूरे विश्व के तीनों लोगों के स्वामी हैं, पूरे विश्व का मुद्दा है, पूरे विश्व के सनातन धर्मावलंबियों का मुद्दा है, सिर्फ राष्ट्रीय मुद्दा की बात नहीं है।
और आप जहाँ तक बार बार डरा रहे हैं, धमकियां दे रहे हैं, आप लोग ये अच्छी बात नहीं है। आप कानून का पालन करें। अरे मुद्दा बनना क्या है, मुद्दा तो है ही। क्यों नहीं है, विश्व का मुद्दा है, बिल्कुल यह विश्व का मुद्दा है और अयोध्या ही की तरह है। पूरा देश नहीं, पूरी दुनिया जानती है कि कैसे औरंगजेब आया और आकर के हमारे मंदिरों को तोड़ा। फायदा तो उठाते हैं वो लोग जो पोलराइजेशन करके अपनी रोटी सेकते। पोलराइजेशन शब्दों को अगर सीमित और पोलराइजेशन जो है वह ओवैसी जैसे नेता तो करते हैं, मुझे पोलराइजेशन की जरूरत नहीं है। मुस्लिम समाज को कानून का तिवारी जी, एक तरफ आप कहते हैं असदुद्दीन ओवैसी मुसलमानों को भड़काने का काम कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप कहते हैं ये पूरे विश्व का मुद्दा है। तो अगर विश्व का मुद्दा है तो फिर हर किसी को उस पर बोलने का अधिकार भी मिल जाएगा। विश्व का मुद्दा है, हमारे सनातन का मुद्दा है, पूरे सनातन धर्मावलंबियों का मुद्दा है। और श्रृंगार गौरी में 1991 से पहले पूजा होता था, दर्शन होता था और 365 दिन होता था, और आज श्रृंगार गौरी में वर्ष में सिर्फ एक बार हो रहा है। इसलिए हमारे 5 माताओं ने जो पिटीशन दाखिल किया, हमें सबसे पहले वहां पर 365 दिन तक पूजा करने की मान्यता मिले, कोर्ट से या आदेश मिले। इसके बाद कोर्ट में जो सर्वे करने की सर्वर साहब, ये एक बड़ा सवाल है जो बार बार लोग ये बात पूछ भी रहे हैं। सर्वर साहब, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। आपसे मैं जो सवाल पूछ रहा हूं उसका जवाब दीजिए। अभी सवाल इस बात का नहीं हो रहा है कि वहां पर मस्जिद को हटा दिया जाए या मस्जिद वहां पर क्यों बनी हुई है। 91 से पहले अगर श्रृंगार गौरी में पूजा अर्चना होती थी तो क्या मुस्लिम पक्ष को अभी भी उसको खोलकर सिर्फ उस इलाके में जहां पर ये है, श्रृंगार गौरी का है, वहां पर अगर रोज पूजा अर्चना भी होनी लगे तो उसमें दिक्कत क्या है? जो काम पहले से सदियों से चला आ रहा है, इतने सालों से चला आ रहा है, उसको अगर इस तरह से बंद करके रखा जाएगा तो कहीं ना कहीं अविश्वास तो पैदा होगा ना। देखिए, आप बता रहे हैं कि 93-91 जब तक भी गौरी श्रृंगार का पूजा वहां होता था, ये कौन लोग थे जिन्होंने इस पर प्रतिबंध लगवा दिया? ये तुष्टीकरण की राजनीति कब बंद होगी देश में? मैं कहता हूँ स्थानीय मुसलमानों को स्वयं आगे आकर ये बात कहनी थी कि यदि आप कोर्ट गई है, कोई बात नहीं है, आप विड्रॉ कीजिए, आइए मैं खड़ा होता हूँ। आप जो काम कर रहे थे, और ये 1947 से पहले की बात नहीं है, ये तो अब इस बात को आप बखूबी समझते रहे तो क्यों अब आखिर किसी राजनीतिक दल पर तुष्टीकरण का आरोप लगा रहे हैं? इसके पहले भी तो ये बात आप समझते होंगे, तब क्यों नहीं आगे आके आवाज उठाई गई? अब अगर आप किसी राजनीतिक दल को ये आरोप लगा रहे हैं तुष्टीकरण की राजनीति की गई, उन्होंने रोका, अब जो आप नैतिकता अभी दिखा रहे हैं, ये नैतिकता पहले क्यों नहीं नजर आई? नहीं, हम लोग शुरू से पहले भी दिखा सकते थे। टाइम्स नाउ का हम आभार प्रकट करते हैं कि कम से कम हम लोगों की आवाज अब देश सुन रहा है। तो सीमित दायरे में लोगों के बीच, मुसलमानों के बीच, नौजवानों के बीच सदैव हम लोग ये कहते रहे हैं कि देश में छोटे मोटे जितने मामले हैं, इस तरह के जो डिस्प्यूट हैं, जो दावे हैं, आप इस पर बैठिए, बैठकर इसका हल ढूंढिए, ऐतिहासिक साक्ष्यों को सामने रखिए और ईमानदारी से इसका क्या समाधान हो सकता है जो राष्ट्र हित में हो, समाज हित में हो, उस पर आप कदम आगे बढ़ाइए। लेकिन दुर्भाग्य से जिन लोगों ने इस देश में तुष्टीकरण की राजनीति को बढ़ावा दिया है, वो ईमानदार नहीं है, वो ईमानदार नहीं है, वो उनकी रोटी इसी पर चलती है। वो कम से कम जो आप सर्वर साहब जो आप ये बात कह रहे हैं, उम्मीद है कि ज्यादा से ज्यादा लोग, और कम से कम अभी ज्ञानव्यापी मस्जिद में भी पक्षधर इस बात को सुनेंगे, समझेंगे कि इन चीजों का आराम से भी और बिना झगड़े के भी एक कहीं ना कहीं रास्ता निकाला जा सकता है। पर विक्रमादित्य जी, मैं आपसे समझना चाहता हूं, जब अयोध्या के ऑर्डर के बाद आरएसएस चीफ मोहन भागवत खुद ये बात कह चुके कि अब और किसी इस तरह के विवाद को हवा ना दी जाए, कोर्ट ये कह चुका, सुप्रीम कोर्ट जब ये ऑर्डर दे रहे थे कि अयोध्या एक एक्सेप्शन है, तो कहीं ना कहीं जो आरोप लगता है कि ये सारे मुद्दे अब दोबारा से इसलिए उठाए जा रहे हैं कि कुछ ना कुछ देश में एक माहौल बनाया जाए, देश में विभाजन का माहौल बनाया जाए। क्या है उस पर आपका जवाब? देखिए, सबसे पहले तो समझे कोई मुद्दा आज उठाया ही नहीं गया, और काशी विश्वनाथ का मुद्दा केवल प्रार्थना का मुद्दा है। वो पूजा परिपाटी चलती आई, किसी ने उसको जिस प्रकार से ऑब्जेक्शन रेज करके, मुझे बताइए मैं कहूंगा 1780 से लगातार पूजा चल रही है, जब से महारानी होलकर ने उस मंदिर का जीर्णोद्धार कराया।
उसके बाद 1947 के बाद भी चलती रही। 1995 में एसपी सरकार आती है और वहां पर एक लॉ बना देती है कि नहीं भाई, इस परिसर में केवल साल में एक दिन पूजा की जाएगी, बाकी दिन नहीं पूजा की जाएगी। हम चले जाते हैं कोर्ट के अंदर, यानी विवाद लगातार चल रहा है, विवाद लगातार चल रहा है पूजा पद्धति को मांगने का। कोई जगह नहीं मांग रहा, जब सब कुछ कागज है, अवेलेबल है, उसकी कोई कागज नहीं मान रहा। और उसके बाद भी ये कह रहे हैं कि नहीं, ये तो मस्जिद तोड़ने की बात कर रहे हैं। अरे कोर्ट ने ऑर्डर किया कि सर्वे करा लो, वहां पूजा होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए। आप लोग चले जाते हैं कि कोई गैर मुस्लिम उस परिसर में प्रवेश नहीं कर सकता है, तो बताइए कहां जाएंगे? कोर्ट के आगे जाके उन्हें विनय भी ना करें। और अगर आप कहते हैं कि आज विवाद उठाया है, मैं कह रहा हूं लगातार विवाद चल रहा है। 1991 का एक जो व्यवस्था है वो ये है कि जो विवाद उससे पहले ना चल रहा हो, जो विवाद नहीं चल रहा है, हम कह रहे हैं बिल्कुल नहीं चल रहा है, लेकिन लगातार विवाद कोर्ट परिसर के अंदर चल रहे हैं, बात उठाई जा रही है। आज ही कोई बात नहीं हुई है। हाँ, जो बाकी लोग हैं, आचार्य विक्रमादित्य, क्या बैठकर कोई हल नहीं हो सकता? ठीक है, लेकिन विक्रमादित्य जी, इस बात को स्वीकार करना होगा, पिछले कुछ समय के बाद अयोध्या के बाद में एक अलग जरूर तस्वीर माहौल नजर आता है। सरवर साहब, अगर कोई कानून का आपको लगता है उल्लंघन हो रहा है या मुस्लिम पक्ष को लगता है तो उस पर अदालत जाएं, लेकिन ओवैसी साहब जब खुद आके इस तरह की बातें करते हैं, कह रहे हैं कि मस्जिद को शहीद नहीं होने देंगे, आपको भी ये बात समझ में बिल्कुल ठीक तरीके से आ रही होगी, जैसे अभी विक्रमादित्य जी भी कह रहे थे कि किसी भी तरीके से वहां पर अभी मालिकाना हक या कब्जे की तो लड़ाई नहीं हो रही, वहां पे तो पूजा अर्चना की बात हो रही है। उसके बाद इसको इस तरह से तूल देना, जो कल जस्टिस दवे भी कह रहे थे कि देखिए इतना डर का माहौल बनाया जा रहा है कि मेरा परिवार खुद मेरी चिंता कर रहा है, डरा हुआ है, भय का माहौल बना रहे हैं, तो क्या ओवैसी साहब जिम्मेदार नहीं है इस भय का माहौल बनाने के लिए? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आपने किया है। आपको फिर मैं अयोध्या ले जाऊंगा। बाबरी मस्जिद के पैरवी करने वाले हाशिम अंसारी थे। हाशिम अंसारी के परिवार का क्या हाल है वो देख लीजिए, और जफर याब गिलानी के परिवार का हाल देख लीजिए, और ओवैसी साहब के पिताजी ने बाबरी मस्जिद के नाम पर जो राजनीति की है, इनकी राजनीतिक कद को देख लीजिए। देश में जो असलवादी है, मैं बनारस के मुसलमानों से कहना चाहता हूँ, आपके मुद्दे को उचक लिया जाएगा, आपको ठग लिया जाएगा, आपके मुद्दे के नाम पर पूरे धन को धनार्जन किया जाएगा और देश में राजनीति की जाएगी। बिल्कुल इस मुद्दे को राष्ट्रीय मत बनने दीजिए। बनारस के प्रबुद्ध लोग आगे आइए और इस मुद्दे का निपटारा कराइए, वरना हाशिम अंसारी की तरह, हाशिम अंसारी मरने से पहले बोल कर गए थे कि हमारे साथ गलत हो गया। हाशिम अंसारी को 300 रुपया मिलता था लखनऊ जाने का, और लोग फॉर्च्यूनर से राजनीति करते थे। हाशिम अंसारी के कई ऐसे बयान है जो अब मैं बोल नहीं सकता हूँ, लेकिन उनके पुत्र अभी मौजूद हैं, उनसे जाकर अयोध्या में मिलिए, वो बताएंगे कैसे राजनीति हो रही है। मैं फिर बनारस के लोगों से कहता हूँ, ओवैसी साहब पॉलिटिशियन है, उनको वोट चाहिए। कौन मस्जिद मांग रहा है? इस पूरे मुकदमे में मस्जिद का जिक्र नहीं था, इसमें गौरी श्रृंगार के पूजे की अनुमति का जिक्र था। आपने इस मामले को तूल दिया है, आपने इस मामले को लटकाने अटकाने का काम किया है। नतीजे में कोर्ट को फिर से दोबारा सख्त निर्देश देना पड़ गया, और साथ में आपने कहा कि माननीय जज साहब कह रहे हैं कि हमें अपनी चिंता हो रही है सुरक्षा की, मुसलमानों से जज सरवर जी, लेकिन एक बात अभी भी समझ से परे है। इस बात को आप खुद स्वीकार करते हैं कि कई लोग हैं जो इस तरह के मामले को भड़काने की कोशिश करते हैं। आखिर वो कौन लोग हैं, जरा बता दीजिए टाइम्स ऑफ भारत के इस पूरे मंच से जरा बता दीजिए कि आखिर कौन है वो जिनके कहने पर अचानक से इतनी लोगों की भीड़ इकट्ठी हो जाती है, जो आप खुद स्वीकार कर रहे हैं कि लोग भड़काते हैं और भड़क जाते हैं, राजनीति की जाती है और इस तरह से माहौल खराब किया जाता है। आपके स्क्रीन पर आ रहा है और मैं बधाई देता हूं। कौन है वो लोग? खुद चिन्हित कर रहे हैं आप लोगों को। देखिए, पिछले दिनों एक मौलाना का बयान आया था, महाभारत हो जाएगा, ईद के बाद ये करूंगा, ईद के बाद वो करूंगा। ईद को 1 हफ्ते बीत गए, एक बयान नहीं आया। ये कौन लोग हैं जो बंद कमरे में बयान देंगे और समाधान के लिए एक कदम आगे नहीं चलेंगे? दिल्ली नहीं आएंगे, लखनऊ नहीं जाएंगे, लोगों से नहीं मिलेंगे, सरकार से बात नहीं करेंगे। 8 साल की सरकार है मोदी जी की, किसी मुस्लिम लीडरों ने बात क्यों नहीं किया मोदी जी से? आप अछूत बनाते हैं।